प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू होते ही अब बस शुरू हो जाता है कि अब कब डिलीवरी है, कब है। आपका शरीर तैयार हो रहा होता है, घर में सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हम 8वें महीने के बारे में क्या क्या समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू अग्रवाल, ऑब्स एंड गायनी। 8वें महीने में क्या हो रहा है माँ और बच्चे दोनों में। जनरली 8वां महीना मतलब 28 से लेके 32-33 हफ्ते तक के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली 29वें हफ्ते में बच्चे का वजन जो है 1.25 किलो के आसपास होता है, जो कि 32 हफ्ते तक जाते जाते 1.25 किलो तक हो सकता है। इस समय बच्चा बहुत तेज़ी से वजन गेन करता है और हर हफ्ते 200 से 250 ग्राम वजन भी बढ़ा सकता है। तो जगह जो है वो बहुत जल्दी कम हो रही होती है। तो जो आपको किक्स वगैरह फील होती हैं, ये मेरे को स्पेशली बताना है मदर्स को, क्योंकि जो किक्स वगैरह फील हो रही होती हैं वो अब आपको स्लो टिकल्स तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, जो कि एक नॉर्मल बात है। आज के ज़माने में चिकित्सा इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम 28वें हफ्ते के बच्चे को भी बचा पा रहे हैं अपनी नर्सरीज़ में, जहाँ स्पेशलाइज्ड नर्सरीज़ हैं। तो अगर कभी कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो 29वें हफ्ते में ये 8वें महीने का बच्चा हम सर्वाइव करा सकते हैं। डेफिनेटली खर्चा ज़्यादा होगा, बच्चे का नर्सरी स्टे होगा, बट स्टिल द चाइल्ड इज़ सर्वाइवेबल, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है। बहुत सारी नर्व पेशियाँ, सब नर्व्स बन रही है लाखों करोड़ों की संख्या में। बच्चा आँख खोल सकता है, इस समय सपने देख सकता है, उसको आवाज़ें आ रही होती हैं। माँ के शरीर में इस समय में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फील हो रहा है। तो अब वजन बच्चे का बढ़ रहा होता है, जिससे कि माँ का सीधा लेटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर सीधा लेटते हैं या वैसे भी बीच बीच में सांसें काफ़ी उखड़ती हैं या महसूस होती है कि सांस नहीं ली जा रही है, तो काफ़ी बार करवटें बदलना, दिक्कत आना, नींद आने में परेशानियाँ होती है। पेल्विस पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो लोअर पेल्विक प्रेशर पेन्स बहुत फील करती हैं। ब्लैडर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो माँ को बार बार बाथरूम के लिए रात में कई 4 से 5 बार उठना पड़ता है, जिससे नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। जैसे ये सब तैयारियां हैं डिलीवरी के लिए, इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट में रहना है, जिससे हम बच्चे के आने की पूरी तरह से तैयारी कर सकें। एक रेड फ्लैग जो कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे पैरों में, हाथों में, आंखों में सूजन आ रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आंखों के सामने डिजीनेस हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, ऐसे केस में प्लीज़ अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। कहीं आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत तो नहीं भारी हो रहा है या कोई और साइड वो तो नहीं हो रहा है। 8वें महीने में हमें क्या खाना चाहिए, घर वालों की हमें कितनी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि दादी नानी का तो ज़रूर कहना है कि घी बहुत खाना है, तो कितना हमें खाना चाहिए, कितना नहीं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 8वें महीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन की वैल्यूज़ जो प्रोटीन होता है वो आप भरपूर मात्रा में खाएंगे तो आपका बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़ेगा। 200 से 250 ग्राम तक हर बच्चा वज़न ले सकता है। तो हाई प्रोटीन डाइट में आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं। दूध और दूध की चीज़ें, छेना वगैरह हो सकता है, देन दालें, चना, देन सत्तू बहुत हेल्दी होता है। स्प्राउट्स, अंकुरित मूंग या चना, ये सब चीज़ें भी बहुत हाई प्रोटीन डाइट के अंदर आती हैं। सोयाबीन बहुत हाई प्रोटीन डाइट होता है। अगर आप टोफू खा सकते हैं तो वो भी काफ़ी हाई प्रोटीन में आता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन या एगेटेरियन हैं तो अंडा या नॉन वेज भी हाई प्रोटीन्स में आता है, जिसको आप सेवन कर सकते हैं और बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप किस तरह से ले सकते हैं, वही आपके जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि अखरोट, नारियल की चटनी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल करना भी इस समय ज़रूरी होता है, जिससे कि हेल्दी फैट मिल सकता है आपको। तो अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो बच्चे का दिमाग वगैरह का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। आयरन और कैल्शियम ये भी अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय अगर आप ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी लो होता है। तो आयरन रिच डाइट इस समय खाना बहुत ज़रूरी है। मैं शुरू से बताती आई हूँ कि कोई भी हरा या लाल चीज़ जो होता है नेचर में, तो वो आयरन से काफ़ी भरपूर होता है। जैसे आप अनार, सेब, टमाटर, देन उसके अलावा गुड़ जो है वो बहुत हाई आयरन में आता है। अगर आप खाने के समय थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर होता है। तो
पालक की सब्जी वगैरह सब बना रहे हैं या फिर सैलड में, या उसी समय आप लें नींबू, तो आपका खाने का सारा आयरन एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। खाने को आप काली कढ़ाई में बना सकते हैं, जिससे उस काली कढ़ाई का आयरन भी आपके खाने में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो कैल्शियम रिच बहुत होते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप अपने खाने से आयरन और कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और है, आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हम लोग देते हैं, तो कम से कम 2 घंटे का गैप रखें आयरन और कैल्शियम को लेने में, या एक सुबह तो एक शाम लें, क्योंकि आयरन और कैल्शियम एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं घी के बारे में। इतने सारे हमारे पेशेंट्स हैं, तो बस आखिरी समय में मदर्स आ रही हैं, तो हाँ जी घर का घी लेके आए हैं, तो अब ये घी खाओगे तो बच्चे का डिलीवरी बहुत आसान होगा। और पर बार बार मैं समझाती हूँ, घी अगर आप खा रहे हैं तो सीधे ऐसा नहीं है कि वो वजाइनल कैनाल में जाके वो पूरा स्मूथ हो जा रहा है या बच्चा आपका सरक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, वो सारा वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स में जाता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है। जैसे घी का जो होता है लाइपोइक एसिड वगैरह होता है। तो आप कुछ भी खा लें, ऐसा नहीं है कि वो जाके सीधे वजाइना में कन्वर्ट हो जाएगा घी। वो जहाँ पे मसल्स हैं, वो जो खुलनी है वो अपनी ही स्पीड से खुलेंगी। उसके लिए स्क्वाट्स है, एक्सरसाइज है, ये पोछे वाली एक्सरसाइजेज होती है, डक वॉक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं बजाय घी के। घी आप ज़रूर खाएं क्योंकि इसके अंदर अच्छा फैट होता है जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। घी में कैलोरीज भी होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा घी खाएंगे, आप सोचेंगे बहुत सारा घी खाएंगे तो माँ का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बच्चे का भी वज़न बढ़ता है, जिससे कि बल्कि डिलीवरी में दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है। तो प्लीज़ कृपया स्वाद के लिए घी ज़रूर खाएं, रोटी में खाएं, चौक में लगाएं, पर आप घी का सेवन नॉर्मल मात्रा में करिए। ओवर किसी भी चीज़ का बुरा होता है। तो प्लीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगी, मदर्स से, मदर इन लॉ से, कि प्लीज़ डायरेक्टली घी में वजाइनल कैनाल में जाके कन्वर्ट नहीं होता है। आपको मदर को एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करना चाहिए, वो स्क्वाट्स करे, वो सब चीज़ों से डिलीवरी स्मूथ होती है। अब बात करते हैं, अगर आपके वीक 32 में बच्चा ब्रीच पोजीशन में यानी कि उल्टी तरफ से है, तो अब आपका क्या कर सकते हैं। वीक 32 जो कि 8वां महीना का आखिरी हमारा शुरू चल रहा है, इस समय हम लोग जनरली एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड डॉपलर कहा जाता है, जिसमें बच्चे के चारों तरफ जो ब्लड फ्लोस वगैरह हैं वो हम पता करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी समय हमें एक बार और पता चलता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, वो किस स्थिति में है, क्या उसके चारों तरफ आवलनाल तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो अगर आपके वीक 32 में बच्चा ब्रीच पोजीशन में यानी कि उल्टी तरफ से है, तो अब आपका क्या कर सकते हैं। सबसे पहले घबराए नहीं, क्योंकि 32 वीक्स पे अगर जो पोजीशन है, ज़रूरी नहीं है कि जब डिलीवरी होगी तब भी यही पोजीशन बनेगी। तो अभी भी बच्चे के पास वीक 32 के बाद भी पोजीशन चेंज करने का समय है, वो कर सकता है। उसके लिए अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो शायद ये चीज़ हो सकती है और नेचुरली भी हो सकती है। तो सबसे पहले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीक 32 पे क्या हम कर सकते हैं, तो आप 25 से 30 मिनट की वॉकिंग करना, पेल्विक एक्सरसाइजेस करने से, जिससे कि आपका टर्न करने में बच्चे को मदद मिलती है। कुछ 3 एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले काउ टिल्ट एक्सरसाइजेस। इसमें आपको पीठ के बल पे चारों हाथ और पैर ऊपर करने हैं और वो आपको चलाने हैं, तो इससे आपका होता है। देन आप एक पीठ के बल पे आप लेट के तकिया लगाए एक मोटा सा, और फिर पैरों को आगे पीछे करें। और तीसरा, आप पीछे झुक के, आप सीधे ना होके पीछे झुक के आप अपना एक्सरसाइज करेंगे। तो इस पोजीशन से 3 एक्सरसाइजेस करने से कई बार देखा गया है कि बच्चा अपना पोजीशन बदलता है। एक और स्थिति आती है कि अब 36वां हफ्ता हो गया है, जो कि अभी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, तब भी बच्चा ब्रीच पोजीशन पे है। अब 99.9% बच्चा कभी अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसका मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो आज के समय में जबकि सिजेरियन की स्थिति इतनी आसान तरीके से हम सिजेरियन कर सकते हैं, तो बिना टेंशन लिए, बिना डरे आप एक प्लान्ड सिजेरियन कराएं, जो कि 38वें हफ्ते के आसपास कराया जाता है, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, बच्चे को भी दिक्कत नहीं होती है। इससे ऊपर जनरली हम नहीं जाते हैं, नहीं तो इमरजेंसी में हम नहीं करना चाहेंगे ब्रीच को, हम इलेक्टिव सिजेरियन कर देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अगर 36वें हफ्ते के बाद आपका भी बच्चा ब्रीच में है, तो अपने डॉक्टर से आप अपने सिजेरियन की डेट लें, एक निश्चित समय पे आप वो सिजेरियन कराएं और एक स्वस्थ बच्चे को अपने साथ घर पे लेके जाएं।
नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन, आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैडम मेरा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, या सिजेरियन है कि नहीं है। ये सवाल का जवाब मैं कई बार देती हूँ कि सिजेरियन ही एक ऐसी चीज़ जो आपको पक्का पता है कि वो होगा। नॉर्मल डिलीवरी में आप जब भी सब चीज़ें सही हैं, आप लेबर में आ रही हैं, तब भी वो नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो आखिरी समय पे ही पता चलता है। वरना कई बार आप पूरा 10 घंटे का दर्द लेने के बाद भी सिजेरियन होता है, जिसमें कि बच्चा अगर फंस गया है या बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, तब हमें डिलीवरी के लिए डिसीजन लेना पड़ता है कि इसको सिजेरियन करें। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हम 100% बता सकते हैं कि इस केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो हम सिजेरियन का डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम एज अ डॉक्टर, मैं या और डॉक्टर्स क्या देखते हैं जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे की पोजीशन, बच्चा किस पोजीशन पे है। तो बच्चा अगर सीधा है, जिससे कि मतलब सीधे का मतलब होता है बच्चे का सर नीचे है, पैर ऊपर है, ये ही एक पोजीशन है जिसमें बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में जा सकता है। और अधिकतर 90% लोगों में यही पोजीशन होती है। लेकिन अगर बच्चा आड़ा है, बच्चा टेढ़ा है या बच्चा उल्टा है, तो ऐसे केस में ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है और हमें इसमें सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा, प्लेसेंटा की पोजीशन। अगर प्लेसेंटा जो कि आवल नाल है, जो बच्चे को माँ से जोड़ती है, वो पोजीशन प्लेसेंटा की कुछ गड़बड़ है, या यानी कि बच्चेदानी के मुंह के पास है, तो ऐसे केस में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और इसके अंदर इलेक्टिव सिजेरियन ही करना पड़ता है। तीसरा, पेल्विस की पोजीशन। अगर हम एग्जामिन करते हैं 36वें हफ्ते पे और हमें दिख रहा है कि बच्चे का वजन और पेल्विस में डिस्प्रपोर्शन है, जिसको कि हमारी भाषा में बोलते हैं CPD, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, कि बच्चे का सर पेल्विस से बहुत बड़ा है, तो उस केस में बच्चा ऊपर रहता है, वो खिसकेगा ही नहीं। उसमें हम पेशेंट को बताते हैं और इसके अंदर भी हमें इलेक्टिव सिजेरियन का इंडिकेशन होता है। चौथा, माँ की हेल्थ। अगर माँ को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे हाई BP जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या डायबिटीज़ है, या कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उसको, मदर को, या कई बार पेल्विस में प्रॉब्लम होती है कि उसकी शेप वो होती है। अभी हमारी एक डिलीवरी हुई थी जिसमें माँ को स्पाइनल इंजरी हो रखी थी बचपन में, या TB हो रखी थी, तो ऐसे केसेस के अंदर भी माँ के लिए डिलीवरी के लिए पोजीशन देना पॉसिबल नहीं होता है। इसके अंदर भी हमें सिजेरियन करना पड़ता है। हाई डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए या और माँ के स्वास्थ्य के लिए हमें सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ता है। पांचवा है, जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो भी मैं बात कर रही थी कि लेबर की कैसे प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप लेबर में आते हैं तो करीब 10 से 12 घंटे कम से कम लगते हैं आपको डिलीवरी के लिए। हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं पार्टोग्राफ, जिसमें हर घंटे पे बच्चे का डायलिटेशन, माँ का डायलिटेशन देखते हैं कि बच्चा नीचे कितना आ रहा है और सर्विक्स कितनी डायलेट हो रही है। अगर ये पार्टोग्राफ पे हम देखते हैं कि बहुत देर हो गई है जिसमें कि डायलिटेशन नहीं हो रहा है, बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा है, ऐसे कंडीशन में हमें सिजेरियन में टर्न करना पड़ता है। या कई बार बच्चा पॉटी कर लेता है तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है। कई बार बच्चा फंस जाता है, सरक ही नहीं रहा है, या बच्चे की हार्ट बीट, जो NST बोलते हैं, जो आजकल मशीन लगी हुई होती है माँ के साथ जुड़ी हुई होती है, उस मशीन में जो बच्चे की हार्ट बीट में कुछ अंतर आ रहा है, तो भी हमें सिजेरियन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो उस चीज़ से डरना नहीं है। डिलीवरी में आजकल सिजेरियन एक आम बात हो गई है, आज बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, जिसमें कि हम आराम से बच्चे और माँ की स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे के लिए करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में क्या है? एक्सरसाइज करना, खूब पानी पीना, हेल्दी फूड लेना, हाई प्रोटीन डाइट लेना, आपके स्क्वाट्स, आपकी पोजिशनल चेंजेस करना, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, और एक खुला दिमाग रखना कि जो मेरे डॉक्टर कहेंगे, जो से मेरा रहेगा, उसी हिसाब से सब चीज़ें ठीक होंगी। मुझे एक स्वस्थ बच्चे की ज़रूरत है, और जो कि चाहे नॉर्मल से हो चाहे सिजेरियन से। आपको किस स्थिति में आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आना है, लेबर पेन्स क्या हैं, कब हमें अस्पताल में आना है, ये सब बातें अब हम डिस्कस करते हैं। व्हेन टू कम टू द हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर पेन्स की। 32वें हफ्ते को स्टार्ट होते होते कुछ पेन्स आने लगते हैं। ये कुछ सेकंड्स के होते हैं, आते हैं और जाते हैं। इसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस या फॉल्स लेबर पेन्स बोलते हैं। ये जो पेन्स होते हैं शुरू में धीरे धीरे होते हैं, आते हैं, फिर 2-3 दिन बाद नहीं आते, फिर एक दिन आते, फिर नहीं आते हैं, आधा घंटे रहे, फिर चले गए।
तो किसी तरीके से ऐसे आते रहते हैं। अगर ये पेन्स जल्दी जल्दी आने लगे, 3 वर्ड्स होते हैं, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। इंटेंसिटी मतलब ये दर्द काफ़ी तेज़ हो गए हैं जिसको कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब ये अब बहुत जल्दी आने लगे हैं, हर तीसरे चौथे मिनट पे ये आने लगे हैं। और ड्यूरेशन जो पहले दर्द कुछ सेकंड्स का होता था, अब वो 40 से 50 सेकंड्स तक रुक रहा है, कई बार 1-1 मिनट तक भी रुक रहा है, और अब 36वें हफ्ते के आसपास आ रहे हैं। तो इसके बाद अगर आ रहे हैं तो दैट मीन्स अब आप लेबर पेन्स में जा रहे हैं, और अब आपको ये जो फॉल्स लेबर पेन्स थे ये ट्रू लेबर पेन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जनरली ये पेन्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पीठ से शुरू होता है, पेट पे आता है और थाइस पे आके रेडिएट करके निकल जाता है। ये एक लहर की तरह आता है और 2 पेन्स के बीच में कोई दर्द फ्री पीरियड होता है। ये लगातार नहीं होता है पेन, ये आता है और जाता है। ये इस पेन की सबसे कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये लगातार पेन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो आएंगे और जाएंगे, और इसी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लेबर पेन्स हैं। तो अगर ये आपका इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन बढ़ जाए, हर 3-3, 4-4 मिनट पे दर्द आने लगे जो कि दर्द हो रहा है, तो आपको अस्पताल में आना है। दूसरा सिम्टम क्या होता है वो है शो। शो क्या होता है? ये एक ब्लड मिक्स म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है, जैसे आपका थूक है जिसमें हल्का सा ब्लड मिक्स होता है। तो जब सर्विक्स ओपन होती है तो हल्का सा ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है जिसको शो बोलते हैं। और अगर ये शो प्रेजेंट है 36वें हफ्ते के बाद में, अगर ये आ रहा है और हल्के फुल्के दर्द के साथ आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये लेबर पेन्स की शुरुआत हो चुकी है और अब आपको अस्पताल आने की तैयारी करनी है और तुरंत आना है अपना। तीसरा है पानी छूटना या लीकिंग बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। लीकिंग क्या है? पानी छूटना। जैसे कि जो बच्चे के चारों तरफ होता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो अचानक से टूट जाए। तो पेशेंट्स अधिकतर कहते हैं मैम अचानक से कि पानी आ गया है, कहीं मैंने बाथरूम तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये यूरिन से कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप ये कंफ्यूज हो गए हैं कि ये यूरिन तो नहीं है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। लीकिंग जो होती है वो लगातार होती है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है। यूरिन जो है वो आया लेकिन अब चला गया, उसके बाद एकदम ड्राई होगा। तो आपको एक साफ सफ़ेद रंग का या बिल्कुल हल्के रंग का एक पैड लगाइए या कुछ कपड़ा लगाइए। अगर वो गीला हो रहा है तो ये चांसेस है कि लीकिंग है, यूरिन नहीं है और आपको आना है। अधिकतर ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। अगर यह ग्रीनिश या ब्राउनिश है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल करना है अपने आप को रिपोर्ट। और लीकिंग होने के बाद विदिन 12 to 24 आवर्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डिलीवरी भी हो जाएगी, तो अस्पताल तो आपको आना है। अगर ये ग्रीनिश वगैरह है तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है और उसमें आपको तुरंत ही आना है। एक बहुत ज़रूरी बात और होती है इसके अंदर कि अगर आपको फीटल मूवमेंट्स में कुछ कमी लग रही है या आपको लग रहा है कि आज मूवमेंट नहीं हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल से, ऐसी स्थिति में भी तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करें। डॉक्टर को अपने किसी भी चीज़ के बारे में फ़ोन करें, डॉक्टर के डिसीजन पे छोड़ें और इमीडिएटली आएँ अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है। तो ये 4 साइन हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, लीकिंग, ब्लीडिंग या शो, और चौथा है फीटल मूवमेंट्स के अंदर कुछ गड़बड़ी होना। अगर इन चारों में से कुछ भी चीज़ ऐसा होता है तो आपको अस्पताल में रिपोर्ट करना है, आपका डिलीवरी का टाइम आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि स्कैन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कॉर्ड अराउंड नेक, या हिंदी भाषा में कहेंगे कि बच्चे के गले के चारों तरफ कॉर्ड लिपटी हुई है। इसका क्या अर्थ है और इसके बारे में कब हमें चिंता करनी है? जनरली बहुत ज़्यादा अगर टाइट होकर कॉर्ड होती है तो अगर वो स्कैन में पता चल सकती है तो डॉक्टर बताएंगे। अदरवाइज जनरली लूज लूप ऑफ कॉर्ड ही होता है जो बच्चे के मूवमेंट से होता है। 10 में से 2 से 3 प्रेगनेंसीज में ये कॉमन है। लूज लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक है तो प्रेगनेंसी के अंदर इसमें डरने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सिंगल लूप में अधिकतर टाइम पे सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड में डिलीवरी के लिए हम डिसीजन नहीं लेना पड़ता है हमें कि इसमें सिजेरियन करना है और ये डिलीवर हो जाती है। पर अगर स्कैन में ये लिखा हुआ है कि डबल लूप ऑफ कॉर्ड या ट्रिपल लूप ऑफ कॉर्ड, ऐसे केसेस में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमें एक टेस्ट है जिसको NST बोलते हैं, वो हमें कराते रहना चाहिए हर हफ्ते कम से कम। पेशेंट को कहना पड़ेगा कि आप बच्चे के मूवमेंट्स को मॉनिटर करिए, अगर कुछ भी दिक्कत लगती है तुरंत अस्पताल आइए क्योंकि आपको डिलीवर करना पड़ता है। अगर ट्वाइस लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक है या उससे ऊपर है तो ऐसे केसेस में हम इलेक्टिव सिजेरियन करते हैं। इसके अंदर हम नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं लेते हैं। अब लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक के बारे में कि कब हमें ये चिंता का विषय होता है, अधिकतर इसके बारे में हमारा डिस्कशन आता है डिलीवरी के दौरान। डिलीवरी के दौरान अगर
बच्चे की धड़कन में कुछ तकलीफ़ हो रही है या उसका बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब ये लूप ऑफ कॉर्ड तंग कर रहा है। तो ऐसे केस में कई बार हमें डिलीवरी का डिसीजन लेना पड़ता है और ये बच्चे को हमें सिजेरियन से भी करना पड़ता है। हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है, सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए बात करते हैं। तो माँ के लिए क्या हमें तैयारी करनी है, सबसे पहले 32वें हफ्ते पे माँ का बैग लग जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा कभी कभी जल्दी भी आ सकता है। तो आप तैयारी करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ पुराने साफ़ सुथरे कपड़े जो कि डिटॉल में धो के आपने सुखा रखे हैं, जैसे पुरानी साड़ी या कॉटन के कपड़े, जो कि सरकारी में ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें डिलीवरी के लिए ज़रूरत पड़ती है। प्राइवेट में आप अपने खुद के एक जोड़ी अच्छे कपड़े, आप अपनी ज्वेलरी को उतार के रखें अपने आप को। कुछ सैनिटरी पैड्स जो कि साफ़ सुथरे हों, वो चीज़ों की इसमें ज़रूरत है आपको, तो जिसको आपको रखना है। कुछ ग्लूकोज वगैरह रखें, एक पानी की बोतल रखें और कुछ आसान खाना जो बीच बीच में ताकत के लिए खा सकते हैं, स्पेशली सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि प्राइवेट में तो ये मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर्स, आपके कागज़, जो कि फ़ाइल में एक तरीके से पूरे रखे हों। आपका पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, क्योंकि आजकल डिलीवरी के समय इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपका नाम, आपके डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम, आपके पेपर आपके बैग के अंदर ज़रूर होना चाहिए। बच्चे के लिए क्या रखना है, हमें उसके लिए कुछ कपड़े रखने हैं जो कि कॉटन के, साफ़ सुथरे, धुले हुए हों, नए हों तो भी धुले हुए हों। अगर आपने घर के किसी बच्चे से लिए हुए तो उनको धो के, डिटॉल में धो के, सुखा के, प्रेस करके रखिए उस चीज़ को। देन टॉवल, अगर सर्दी का समय है तो गर्म कपड़े, और लपेटने के लिए कंबल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे लिखे पोस्टक में अगर आपको कोई सवाल का जब पूछना है तो वो लिखें, हम उसको जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। थैंक यू।